तो देखिए, सबसे पहले जो हमें जैसा कि टॉपिक सामने लिखा हुआ विदेशी आक्रमण पे मैं कुछ सवाल पुट करूंगा आज अपनी क्लास में। तो कल हम लास्ट टॉपिक पढ़े ईरानी का आक्रमण, भारत पर ईरानी आक्रमण प्राचीन इतिहास में, और एक पढ़े हम कल सिकंदर का आक्रमण यानी कि यूनानी आक्रमण। ठीक है, यानी कि दो स्टेप पढ़े हम, एक तो सिकंदर का आक्रमण पढ़े कल और एक पढ़े हम उसका ईरानी आक्रमण। तो उसके विषय में कुछ क्वेश्चंस मैं पुट करूंगा ताकि मालूम पड़ सके कि हमारे स्टूडेंट किस तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कल तो तुम है अक्षरा से शुरुआत करते हैं, है ना। तो जब कल मैंने बताया कि सबसे पहले चूँकि ईरानी यूनानी दोनों ने ही आक्रमण करे, तो इन दोनों में से सबसे पहले कल किसने किया? ईरानियों ने आक्रमण किया। ठीक है, तो देखो सभी को ध्यान रखना है, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, कभी पूछ लिया जाएगा कि ऑप्शन देगा जब, चार ऑप्शन इस तरीके के होंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास में किस विदेशी ने सबसे पहले आक्रमण किया। तो सबसे पहले आक्रमण में चार ऑप्शन इस तरीके के सामने होंगे, आपको दे दिया जाएगा ईरानी है, यूनानी है, शक है, कुषाण है, इस तरीके के जो सवाल होंगे। तो वहाँ ध्यान रखना है, सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया। ठीक है, ईरानियों ने सबसे पहले आक्रमण किया, उसके बाद यूनानी ने आक्रमण किया, उसके बाद शकों ने आक्रमण किया और उसके बाद कुषाणों ने आक्रमण किया। ये जो पैनल है इसे आप बेहद महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिए। भविष्य में परीक्षा में सीधा रखा हुआ प्रश्न मिलेगा, बदला हुआ भी नहीं, बिल्कुल सीधा इसी लेवल पर रखा हुआ मिलेगा, इसे याद रखिए। ठीक है, जैसे कि अगला सवाल मेरा होगा किससे है, पिंटू खड़े हो जाओ। तो जब ये कल है यहाँ पर क्लास में, अच्छा, तो कल जब हम पढ़ रहे थे इसे, तो ये जो ईरानी की बात है कि ईरानी भारत में पहले आक्रमणकर्ता ईरानी रहे। ठीक है, ईरानी जो आए थे भारत में किस तरफ से आए थे, मैं एक बार ऑप्शन बता रहा हूँ, वो ऑप्शन भी थोड़ा सा सुनना है। कुछ मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन भी किस तरीके से पूछा जाना, तो किस दिशा से भारत में प्रवेश किए। तो ए ऑप्शन इस तरीके से मिलेगा, मैं आपको खुद दे रहा हूँ क्या है कि दक्षिण पूर्व। बी ऑप्शन दे दिया जाएगा दक्षिण, एक तो ए ऑप्शन दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवेश किए, बी ऑप्शन दे दिया जाएगा कि उत्तर पूर्व दिशा से प्रवेश किए हैं, सी ऑप्शन दे दिया जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश किए हैं, और डी ऑप्शन दे दिया जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा से प्रवेश किए। उत्तर पश्चिम दिशा, बैठ जाओ। देखिए दरअसल में बात क्या है, सारे स्टूडेंट इस बात पर ध्यान दें, जैसा मैंने बताया है बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा, और इसे हम पश्चिमोत्तर दिशा भी कह सकते हैं। उत्तर पश्चिम को हम क्या कह सकते हैं, पश्चिमोत्तर दिशा भी। तो ईरानियों ने जो भारत में प्रवेश किया, ठीक है, हाँ, ईरानियों ने जो भारत में प्रवेश किया, ध्यान देंगे तो वो जो किया किस दिशा से, उत्तर पश्चिम दिशा से। एक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। दूसरा, उनके इस तरफ से आने का क्या कारण था। देखिए कारण मैं बता के चलूँगा, फैक्ट्स मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो मैंने ध्यान दें बताया जैसा कि कल भी, कि इधर से आने के इनके दो प्रमुख कारण थे, ईरानियों के आने के दो प्रमुख कारण थे। तो पहला तो वही है कि ईरानी जो थे अपने इलाके में वो महत्वाकांक्षी शासक जो ईरान के थे, जैसा कि उनका नाम है, मैंने बताया डायरियस प्रथम, या इसको दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। उसको दारा या डारा कह सकते हैं, डारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। किसको? डायरियस प्रथम को। लेकिन ध्यान देंगे, मेरा कहने का अर्थ ये है कि एक राजा थे जिनका नाम था साइरस द्वितीय। ध्यान से सुनिए, जो आपको लगता है कि नया पॉइंट है तो उसे नोट करते चलना साइड में, इधर उधर जहाँ भी आपको जगह मिले फाइल में। एक शासक थे ईरान के जिसका नाम था साइरस द्वितीय। नाम सुनिए, साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय ईरान के शासक थे, और ईरान के साइरस द्वितीय जो शासक थे उनके उत्तराधिकारी थे डायरियस प्रथम। डायरियस प्रथम या फिर दारा प्रथम। अब आप समझ गए होंगे कि किसके उत्तराधिकारी कौन थे। तो दरअसल में क्या है कि जो
ईरान थे उसके दो वजह थी भारत में आने की। एक तो वो खुद महत्वाकांक्षी शासक है, बड़ा बनने की इच्छा रख रहे थे, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है। एक तो वो खुद महत्वाकांक्षी शासक थे, कौन? ईरान वाले आगे बढ़ना चाह रहे थे, दुनिया में ये चाह रहे थे कि हमारा राज हो, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कारण कि भारत का जो ये वाला क्षेत्र था, देखेंगे आप, मैंने बताया, ध्यान से सुनना एक बार, भारत का जो ये वाला क्षेत्र था जिसको हम कहते हैं उत्तर पश्चिम दिशा, इस वाले क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से ये संपन्न क्षेत्र था। मेरे बात को ध्यान से सुनना एक एक स्टेप को। ये क्लास आपके रेलवे का एग्ज़ाम हो, पुलिस कांस्टेबल का हो, दरोगा का हो, टीचिंग लेवल का कोई भी ग्रेड का एग्ज़ाम हो, ये सब में काम करेगा। थोड़ा ध्यान से सुनना। उत्तर पश्चिम दिशा से प्रवेश किए, दो कारण बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण ये दो ही हैं। कौन से? एक तो ये जो क्षेत्र था प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से संपन्न था। बहुत स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये प्राकृतिक संसाधन क्या है, हमारे समझ में नहीं आया, ठीक है। वहाँ जल की सुविधा पर्याप्त है इस क्षेत्र में। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें कि अगर जल की सुविधा पर्याप्त है, इसके अलावा यहाँ की जो खेती है वो ऐसी है जहाँ से पर्याप्त जो उपज का जो सिस्टम है वो मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ से जो आने जाने के जो संसाधन वगैरह हैं, जो विदेशों में आना जाना आराम से हो सकता है। तो ईरान का पहला तो कारण ये था इधर आने का, उत्तर पश्चिम दिशा से प्रवेश करने का कारण, क्योंकि आप जानते होंगे नीचे से आसानी से इस तरीके से प्रवेश हो नहीं सकता था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या था कि जो भारत के दो महाजनपद थे ऊपर की तरफ, एक का तो नाम है कंबोज और एक का नाम है गांधार। ध्यान से सुनना, कंबोज ऊपर की तरफ है, गांधार उससे नीचे की तरफ है। यानी कि यहाँ से एक बेहतरीन सा पॉइंट आप हमेशा याद रखिए, भविष्य में कभी सीधा छपा एग्जाम में मिलेगा और वो पूछेगा कि 16 महाजनपदों में सबसे उत्तरतम महाजनपद कौन सा था? कंबोज ही था, याद रखना। और कंबोज की राजधानी हाटक या फिर राजपुर भी थी, ऐसा कह सकते हैं। और जबकि गांधार की जो है वो तक्षशिला है। तो वो दोनों जो शासक थे आपस में अराजकता का माहौल था, वहाँ पर अराजकता फैली हुई थी। यानी कि राजा की बात ना माननी, जनता द्वारा अपना काम करना, इस तरीके का माहौल था। तो दूसरा पॉइंट ये है ईरानियों का आने का कि उन्होंने, एक तो वो मैंने बता दिया आपको कि प्राकृतिक संसाधन अच्छे थे इसलिए आए। दूसरा, उन्होंने अराजकता का फ़ायदा उठा लिया दोनों शासकों के बीच में। कौन कौन? कंबोज और गांधार वो आपस में लड़ मर रहे, ठीक है। तो दरअसल में क्या हुआ कि ईरानी यहाँ से प्रवेश कर बैठे और वो भारत में आ गए। बहुत ध्यान से सुनना। तो जब ईरानियों, देखिए अगर सवाल इस लेवल पे हो, ये दो सवाल हैं, दोनों अलग अलग हैं। अगर एग्ज़ाम में ये पूछे कि भारत में ईरानियों का पहला असफल आक्रमण कब हुआ, ये सवाल अलग है। और अगर पूछे भारत में ईरानियों का पहला सफल आक्रमण कब हुआ, सवाल ये अलग है। ध्यान देना, बहुत डीप, मैं बता रहा हूँ बहुत डीपली सवाल है, तो ध्यान देंगे। कल जो मैंने आपको बात बताया कि एक आक्रमण तो 516 BC यानी कि बिफोर सेंचुरी 516 ईसा पूर्व में जो हुआ था भारत ईरान का आक्रमण भारत पर, तो ये तो किया था डायरियस प्रथम, इनका नाम था डायरियस प्रथम, ठीक है। और स्टूडेंट अगर नहीं लिखा है तो ये ज़रूर लिख लें कि डायरियस प्रथम को दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि हो सकता है एग्जाम में आपसे कुछ इस तरीके से लिखा मिले, दारा प्रथम, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहूँगा सभी स्टूडेंट को कि ये जो दारा प्रथम वाला आक्रमण था ये था सफल आक्रमण। ध्यान से सुनिए। तो कहीं ना कहीं अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर असफल पूछा तो सवाल का आंसर कहीं दूसरा है, ठीक है। तो भारत में ईरानियों का पहला सफल आक्रमण अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप कहोगे 516 BC बिफोर सेंचुरी ईसा पूर्व किसके नेतृत्व में हुआ? डायरियस प्रथम के नेतृत्व में हुआ, या कह सकते हैं दारा प्रथम के नेतृत्व में हुआ। लेकिन सवाल अगर पूछ ले कि पहला असफल आक्रमण कब हुआ, तो ये तो बिल्कुल अलग है। तो ध्यान देंगे, ये भी डेफिनेटली क्लियर है कि अगर 516 में सफल हुआ है तो निश्चित रूप से इससे पहले कोई असफल आक्रमण हुआ होगा, ठीक है।
तो ध्यान देना है, इसको इस तरीके से याद रखना, हालांकि मैं यहीं पर लिंक करके बता रहा हूँ, याद रहेगा। 550 BC, बहुत बढ़िया सवाल हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से, कभी बहुत अच्छी तरीके से सुन लें। 550 BC यानी कि 550 ईसा पूर्व भारत पर ईरानियों का पहला सफल आक्रमण हुआ। सवाल ये पूछा जाएगा किसके नेतृत्व में हुआ, सेम सवाल। तो ध्यान रखना है जो जिनके ये उत्तराधिकारी रहे उनके नेतृत्व में हुआ पहला, तो लिख लेंगे साइरस द्वितीय के नेतृत्व में। अगर पूछे साइरस द्वितीय, साइरस सेकंड लिख सकते हैं इस तरीके से, जो याद रहेगा आपके, साइरस द्वितीय के नेतृत्व में। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है, ये चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेनी है, ये बेहतरीन सवाल हैं। अगर पूछा असफल तो पहले 550 ईसा पूर्व, ठीक है, किसके नेतृत्व में, साइरस द्वितीय के नेतृत्व में। सफल 516 ईसा पूर्व डायरस प्रथम के नेतृत्व में, या इसको दारा प्रथम भी कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए एक सवाल थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो ईरानी जो आक्रमण किए थे ये किस वंश से रिलेटेड है, यानी कि ये किस वंश से संबंध रखते थे। तो लिख सकते हैं कि इनका संबंध हकमानी वंश से था। वंश आ जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछेगा, जब आप दरोगा का भी एग्जाम दे रहे होंगे तो इनका संबंध जो था वो था हकमानी वंश। ठीक है, इनका संबंध था हकमानी वंश, यानी कि हकमानी वंश से संबंध रखते थे। ठीक है, कई बार पूछेगा एग्जाम में सीधा। तो अब कहीं ना कहीं वंश तक भी आपको क्वेश्चन याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ की बात मेरी क्लियर हुई, अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो जब इन्होंने, अब यहाँ दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाने चाहिए, पहला सफल और पहला असफल भी क्लियर हुआ। क्लियर है। अब इसके बाद जब ईरानी भारत में आ गए तो मैंने पहले ही बताया कि प्राकृतिक संसाधन बहुत अच्छे थे उस समय। ठीक है, जब प्राकृतिक संसाधन अच्छे थे तो उनका ठीक ठाक काम चला। बहुत ध्यान से सुनिए सभी। दरअसल में स्टूडेंट हुआ क्या, इन्होंने लगभग 200 वर्ष तक खूब अच्छा खासा व्यापार किया। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात है। ऐसा किया क्यों 200 वर्ष तक, ये जो ऊपर के क्षेत्र में रह रहे थे, दरअसल में बात ये है कि इनका जो व्यापार था ठीक ठाक चलता रहा। इनकी टोटल इनकम, ये मान के चलिए, बहुत ध्यान से सुनना, ये सवाल फैक्ट हो सकता है एग्जाम में। मान के चलिए कोई भी इनकम अपने आप में क्या % होती है, 100%। ठीक है, बहुत ध्यान देना है, 100%। 100% में से बहुत ध्यान से सुनिए, उनका 33%, जितना उन्हें अपना 100% प्राप्त होता था ईरान के आसपास, उसका 33% इनकम उसे भारत से प्राप्त होने लगी। किसको, ईरानियों को। और 33% अपने आप में बहुत होता है। ठीक है, यानी कि 1/3, 1/3। तो ये लालच उनके अंदर बढ़ता गया, किसके अंदर, ईरानियों के अंदर। क्लियर है। एक सवाल है फैक्ट के रूप में जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि अच्छा जिसको दिशा मालूम है वो सवाल इसे कर देगा आराम से। सवाल ये पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिए, कि भारत के किस क्षेत्र में ईरानी सिक्के पाए गए हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, भारत के किस क्षेत्र में ईरानी सिक्के पाए गए हैं। ऑप्शन आपके सामने होंगे, वही बिल्कुल, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब, उत्तर पूरब। भाई सीधी सी कॉमन सेंस की बात है। एग्ज़ाम में जब ये सवाल आता है, भले ही थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन जो पढ़ के जाएगा वो आराम से करेगा। जब वो रहे ही उत्तर पश्चिम दिशा में थे, नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम दिशा में, तो सिक्के भी उत्तर पश्चिम दिशा में ही पाए गए। ऐसा नहीं है कि बाद में चल के सिक्के दक्षिण में मिले, वो उत्तर पश्चिम में ही पाए गए। क्लियर। तो इनका इस तरीके से यहाँ से 33% इनकम हुई, ठीक ठाक व्यापार चला। बहुत ध्यान से सुनना। तो इनका जब व्यापार चला तो मैंने कल भी ये बात बताया, ये आपके लिए सीधा सा सवाल होएगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जैसे कि सनी कल आए, एग्जाम कल है, हाँ तो खड़े हो जाओ। कल जब हम क्लास पढ़ा रहे हैं तो जब ईरानी भारत में आए तो एक लिपि इनके आने पर देखी गई, तो उस लिपि का क्या नाम था, खरोष्टी।
बैठ जाओ। श्रेष्ठी नहीं है, खरोष्ठी। हो जा कई बार। इसी चीज़ को सही करने के लिए मैं आज कुछ इस तरीके की क्लास भी पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आप श्रेष्ठी ना करो वहाँ जाके, ठीक है। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, एक बार ध्यान से सुनना सभी, फिर से। ये सीधा सवाल आपके कांस्टेबल की परीक्षा हो या दरोगा की, पूछा जाना है कि खरोष्ठी लिपि किसकी देन है। खरोष्ठी लिपि किसकी देन है? ईरानियों की। आपसे ऑप्शन होंगे यूनानियों की, ईरानियों की, इस तरीके से कह देगा। तो आपको याद रखना, खरोष्ठी लिपि की जो देन है वो किसकी है? ईरानियों की। और किधर से किधर लिखी जाती है? ये राइट टू लेफ्ट, हमारी देवनागरी की तरह नहीं, लेफ्ट टू राइट। ये राइट टू लेफ्ट, ठीक है, या फिर कह सकते हैं दाएं से बाएं। तो ये इतना सर्कल याद रखना। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान देंगे, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सिकंदर वाला जो पैनल है वो इसी रिलेटेड में है। तो दरअसल में क्या था कि जो सिकंदर जो कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था और यूनानी था। बहुत ध्यान से सुनना, मैं अगला पैनल शुरू कर चुका, ठीक है। तो सिकंदर को भी ये मालूम पड़ा, क्योंकि सिकंदर उधर से जीतता हुआ आ रहा था, ठीक है। अरे इधर सुन लें, सिकंदर उधर से जीतता हुआ आ रहा था। तो सिकंदर भी एक महत्वाकांक्षी शासक था, वो भी दुनिया पर राज करना चाहता था, ठीक है। तो दरअसल में हुआ क्या, सिकंदर को भी इस चीज़ की भनक लगी कि वहाँ इस तरीके की इनकम के स्रोत हैं, और वो वैसा भी बड़ा बनना चाहता था, ठीक है। तो आप एक बात बताइए कि यहाँ पहले से कौन है? यहाँ पहले से ईरानी है। यानी कि ये बात क्लियर है कि पहले अगर सिकंदर आया होगा तो पहले सिकंदर ने ईरानियों को ही परास्त किया होगा। भाई भारत के शासकों के साथ पहले ईरानियों को भी करा होगा, तभी तो सिकंदर अंदर आया। तो दरअसल में सिकंदर के बारे में जो बेसिक सवाल हैं वो तो ये हैं, जो बेसिक याद रखना कि सिकंदर कहाँ का शासक था, ये पूछा जाएगा आपसे। मकदूनिया का शासक था। वो पूछेगा कहाँ का था, तो यूनानी था। एक तो याद रखना, क्योंकि यूनानी और ईरानी रिलेटेड पॉइंट हैं ये, तो इन चीज़ों को याद रखना है। तो सिकंदर को जब ये मालूम पड़ा, सिकंदर आए जी, बहुत ध्यान रखना है, सिकंदर भी आए तो सिकंदर भी उसी रास्ते से आए। तो सिकंदर का आपको दिशा याद रखनी है, सिकंदर की भी दिशा वही है आने की, उत्तर पश्चिम, ये ध्यान रखें। और साथ ही साथ सिकंदर ने भारत में जिस दर्रे से प्रवेश किया उसका नाम था खैबर दर्रा, ठीक है। तो सिकंदर के अब दरअसल में क्या है कि बहुत ध्यान से सुनिए, सिकंदर सबसे पहले सिंधु के क्षेत्र में पहुंचा। यहाँ मैं कुछ पॉइंट ऐड करूँगा, उन्हें ज़रा ध्यान से लिखेंगे। एक तो था सिंधु और झेलम के बीच का क्षेत्र लिखें, सिंधु और झेलम के बीच का क्षेत्र। सिंधु और झेलम के बीच का क्षेत्र, ठीक है स्टूडेंट। सिंधु और झेलम के बीच का क्षेत्र जो था, इसके राजा थे आम्भी, या फिर उनको कहते थे अम्बी। तो इसके राजा थे आम्भी, या कहीं कहीं पे किताबों में लिखा हुआ मिलेगा अम्भी, ठीक है। ध्यान देना, ये क्लियर। और इनके बगल में ही ध्यान देना है कि सिंधु के क्षेत्र के कुछ हिस्से को, अरे ध्यान से सुनना है, सिंधु के क्षेत्र के कुछ हिस्से को ईरानियों ने कब्जा रखा था। तो सबसे पहले इन्होंने, सिकंदर ने, बहुत ध्यान से सुनना, सिकंदर ने आके सबसे पहले जो ईरानी थे, उनका शासन ध्वस्त किया, उनका साम्राज्य ध्वस्त किया, जो उन्होंने थोड़ा सा बनाया था। कहाँ पर? भारत में। तो पहले सिकंदर ने आकर यहाँ पे ईरानियों का साम्राज्य ध्वस्त किया, क्योंकि पहले तो वही अड़े बैठे थे ना यहाँ पे। और सिकंदर वैसे भी शक्तिशाली शासक था, पर्याप्त इसके पास जो है सेना वेना वगैरह काफ़ी थी। तो इसलिए ध्यान देंगे, पहले इन्होंने इसको नष्ट किया। बहुत ध्यान से सुनना। इसके बाद इन्होंने, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं जिस बात को बता चुका हूँ उस चीज़ को ध्यान में रखो। बाकी डेली कुछ भी करो, लेकिन यहाँ फोकस रखिए पूरा। सिंधु के क्षेत्र में वो रहे थे, तो पहले तो उनका शासन ध्वस्त कर दिया। तो सिंधु के और झेलम के बीच का क्षेत्र किसका था? आम्भी, जो कि कहाँ के शासक थे? तक्षशिला। और तक्षशिला किसकी राजधानी थी? गांधार की। फिर इन्होंने इनको हराया, किसको? आम्भी को। किसने? सिकंदर ने।
और इसके बाद एक क्षेत्र था झेलम और नहीं किसके बीच का, झेलम और वितस्ता के बीच का क्षेत्र लिख लें। झेलम और चिनाब, सॉरी झेलम और चिनाब, चिनाब। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ दो क्षेत्र आ चुके हैं, अगर क्षेत्र वाइज सवाल अगर एग्जाम में बन जाए तो ये गलत नहीं होना चाहिए। बताऊं किस तरीके से बनेगा। वो एग्जाम में इतना टफ कर सकते हैं क्वेश्चन को कि वो पूछेगा कि सिंधु और झेलम के बीच में किसका क्षेत्र था, आम्भी का, यानी कि तक्षशिला के शासक का। ठीक है, अगर वो कहे एग्जाम में कि झेलम और चिनाब, देखिए झेलम को तो उस समय वितस्ता नदी कहा जाता था, वितस्ता, ठीक है। चिनाब को उस समय अस्किनी कहा जाता था, याद रखना अस्किनी। मैं कई बार बता चुका हूँ, जब मैंने वैदिक काल पढ़ाया तब भी मैंने ये बात बताया। चिनाब को अस्किनी और झेलम को वितस्ता, ये याद रखना। और ये जो क्षेत्र था ये था आपका राजा पोरस। ये किसका क्षेत्र था, राजा पोरस। अब अगर एग्जाम में ये लेवल पे सवाल भी पूछ लेना तो तैयार रहना कि राजा पोरस का क्षेत्र जो था उस समय किन दो नदियों के बीच का था। अगर सवाल ये बन जाए तो राजा पोरस का जो क्षेत्र था वो झेलम और चिनाब के बीच का था। अगर पूछे आम्भी का क्षेत्र कौन सा था तो सिंधु और झेलम के बीच का क्षेत्र था। पहले इनको हराया, उसके बाद यहाँ पहुँचा। बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन दरअसल में बात क्या हुआ स्टूडेंट, ये जो है राजा पोरस जो थे वो इतने दृढ़ निश्चय वाले थे कि इनका जब सिकंदर से आक्रमण हुआ तो ठीक ठाक आक्रमण हुआ, कुल मिला के कहने की बात ये है। और ये जो आक्रमण था इसे ही हम बार बार पढ़ते हैं एग्जाम में, यही पूछा जाता है, ना कि आम्भी वाला। दरअसल में आम्भी ने तो हारने के बाद इनका जो कह सकते हैं ना कि इनकी संप्रभुता कह सकते हैं, आत्मसमर्पण कर दिया था एक तरीके से। किसने, आम्भी ने। तो आम्भी ने तो इनका साथ दिया फिर आगे की तरफ। बहुत ध्यान से सुनिए, पीछे की बात बता रहा हूँ। आम्भी ने तो इसका साथ दिया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिकंदर की सफलता के एक कारण ये भी है कि भारतीय शासकों ने किसका साथ दिया, सिकंदर का। तो राजा पोरस जो थे उन्होंने तगड़ा युद्ध लड़ा। और ये युद्ध आपको मालूम ही है, मैं कल भी बताया हूँ। ये पीछे विक्रांत तुम बताओ कि इनका जो पोरस का और सिकंदर का युद्ध कब हुआ। 326 BC। बैठ जाओ, 326 BC यानी कि 326 ईसा पूर्व। एक कह रहे हैं 1500 कुछ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्या कि मैं अपने को शांति से बैठो और कॉमन क्वेश्चन पर निगाह लगाओ। और इसीलिए कहता हूँ कि मैं चीज़ों को रिकॉल करने के प्रयास करा करो, ठीक है। मैं सभी स्टूडेंट से बार बार क्यों कहता हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि रिकॉल करने का कोशिश करो। अगर आपको लग रहा है कि हमने सब कुछ पढ़ रखा है तो बिना किताब के रिकॉल करो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। अगर आपके चीज़ें याद आ रही हैं सटीक तो समझिए ठीक है, और नहीं आ रही हैं तो कहीं ना कहीं कमी चल रही है अभी, ठीक है। तो 326 ईसा पूर्व में ये आक्रमण हुआ सिकंदर का भारत पर, जो माना जाता है, ठीक है। तो एक तो ये क्लियर है, याद रखना है। दरअसल में क्या है कि राजा पोरस जो थे उन्होंने आसानी से समर्पण नहीं किया इनके सामने। इसीलिए कई एग्जाम्स में मैं आपको बता दूं ऐसा भी सवाल देखने को मिला है। हालांकि हम जानते हैं कि सिकंदर ने किसको हरा दिया था यहाँ, पोरस को, लेकिन सवाल एग्जाम में बात समीक्षा अधिकारी की भी करें तो इस लेवल पे भी पूछा जा चुका है कि वह भारत का कौन सा शासक था जिसने झेलम नदी के तट पर सिकंदर को हरा दिया था। सिकंदर को हरा दिया तो पोरस, जबकि हराए नहीं थे फिर भी। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, हारा क्यों दे दिया गया, एग्जाम में भी ऐसा पूछ लिया गया। उसका रीज़न ये है कि इन्होंने समर्पण नहीं किया था, किसके सामने, सिकंदर के सामने। और इसीलिए क्या हुआ, लास्ट में सिकंदर ने इनका राज्य इनको वापस कर दिया था। ये बात ध्यान रखनी है मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगर कभी एग्जाम में ये आए ना कि किस भारतीय शासक ने सिकंदर को झेलम नदी पर हरा दिया था, तो आप ये ना सोचें कि हराया नहीं था, हारे थे, तो कर देना है राजा पोरस। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसा क्वेश्चन दे चुका है। उसका रीज़न है, भले ही नहीं हारे
पूरी तरीके से नहीं हारे, उन्होंने समर्पण नहीं किया। समर्पण नहीं किया तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लिंक कर रहे हैं कि पूरी तरीके से नहीं हारे, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चिनाब ये जो है झेलम नदी के तट पर ये युद्ध हुआ। इसको दो नामों से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है इसे झेलम का युद्ध कब हुआ, 326 बीसी में। पूछा जाएगा वितस्ता का युद्ध कब हुआ, क्योंकि इसको वितस्ता के नाम से भी जाना जाता है, तो आप कहोगे 326 बीसी। और इसको हाइडे स्पीज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बेहतरीन सवाल है, कभी एग्जाम में पूछेगा कि हाइडे स्पीच युद्ध के नाम से किस युद्ध को जाना जाता है, तो सिकंदर और राजा पोरस के युद्ध को, ठीक है। सिकंदर आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, तो ध्यान रखना है, जब मैं पीछे अभी उठाऊंगा जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। तुम इसे बंद करो, इसे क्यों खोल के बैठे हो। तो तुम ही बताओ सोनू के सिकंदर क्यों आगे नहीं बढ़ पाया है भारत में आगे। देखो एक मिनट, अब मेरी बात सुनो। हाँ एक मिनट मेरी बात, अब मेरी बात सुनो, बस इतना ही रुक जाओ। अरे इधर सुन लें सभी, बात बंद कर दो। जितना मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उतना बताओ, बाकी बिल्कुल बात बंद कर दो। तुम्हारा आंसर आ चुका, अब मेरी बात सुने। दरअसल में जो तुम महापद नंद कह रहे हो, महापद नंद उस समय नहीं थे। मैं स्पष्ट कर दूं, बात ध्यान से सुनिए। जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, यहाँ से क्या सवाल एग्जाम में आएगा वो भी मैं बता रहा हूँ, कि सिकंदर के समकालीन कौन से शासक थे, राजा थे, तो घनानंद। क्योंकि घनानंद जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे, बहुत ध्यान से सुनना, और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के समय में सिकंदर का क्या हुआ, भारत पर आक्रमण हुआ। सवाल ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि सिकंदर के समकालीन शासक कौन सा था। 4 ऑप्शन देगा तो आपको याद रखना है घनानंद, ठीक है, ये प्रॉपर याद रखना है। सिकंदर के समकालीन मगध में उस समय राजवंश कौन सा था, तो घनानंद किस वंश से रिलेटेड है, नंद वंश, तो नंद वंश आंसर होगा। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब उसकी सेना ने साफ मना कर दिया, कई कारण थे उसकी सेना का मना करने के, किसके, सिकंदर के सेना के। पहला महत्वपूर्ण कारण सुनिए क्या था, कि सेना लंबे समय से लड़ती हुई आ रही थी, वो थक गई थी। दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या था, कि सेना जब पोरस की सेना से लड़ी तो वहाँ हिंदू जो लड़ाके थे, हिंदुस्तान के या इंडिया के लड़ाके थे, वो ऐसे लड़ाके थे, उन्होंने भरपूर उनको हरा दिया, उनको इतना थका दिया कि वो आगे बढ़ने लायक नहीं रहे। बहुत ध्यान से सुननी है एक एक चीज़ें, नहीं मानेंगे, कसम खा रखी है, बिल्कुल मानेंगे ही ना। तो मैं जो बात कह रहा हूँ उस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना है, कि जो सिकंदर के जो लड़ाके थे ना, वो इतना हार गए थे कि उनके आगे जाना बस की नहीं रहा। दूसरा, इनके पोरस के लड़ाके जो अर्थात कह सकते हैं जो भारतीय लड़ाके थे, वो इतने, जिसको कह सकते हैं इतने मजबूत थे कि उन्होंने इतने हरा दिए, वो उनके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। तीसरा कारण बताइए क्या था। तीसरा कारण था भारत की जलवायु। जिस जलवायु से वो होकर आए, वो जलवायु कुछ अपेक्षाकृत ठंडी थी उस समय, और भारत की जो जलवायु है ना, कह सकते हैं क्लाइमेट, वो अपेक्षाकृत हार्ड है अन्य स्थानों की अपेक्षा। तो भारत के लड़ाके लड़ सकते हैं उसमें, अन्य लड़ाके के लिए बहुत टेढ़ा पड़ेगा। जैसे आज के तुलना में मैं बता दूं, भारतीय फ़ौज और अमेरिकी फ़ौज ठंडे में रहने वाली है, कनाडा फ़ौज ठंड में रहने वाली है। भारत में आके बहुत टेढ़ा पड़ेगा लड़ना। भारतीय जबकि ठंड के भी वाकिफ़ हैं, ठंड में लड़ने के भी सेना, और जबकि वो गर्मी में भी लड़ सकती है। तो ये एक कारण था सबसे बड़ा। कुल मिलाकर 325 याद रखना है, 325 बीसी। 325 बीसी में सिकंदर वापस लौटा। ध्यान से सुनना, 325 बीसी में सिकंदर वापस चला गया। कहाँ, अपने देश की तरफ चला, अभी पहुंचा नहीं, ध्यान रखना, चला। अब चलते 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 जब सेना के वो लेकर जा रहे थे 325 में, तो वो एग्जाम में ये पूछेगा कब वो लौटा, तो आपका आंसर होगा 325 बीसी, ठीक है।
और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो 323 बीसी में उसकी मृत्यु हुई बेबीलोन में। वहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा जरा ध्यान से सुनना। 323 बीसी, 323 बीसी में उसकी मृत्यु हो गई, कहाँ पर? बेबीलोन में। सवाल ये बनेगा बेबीलोन का संबंध वर्तमान में किस देश से है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने आपको पहले बताया कि सिकंदर ईरान उधर से जब आया था एशिया माइनर से, तो उसने इराक को भी पीटा था, ईरान को भी हराया था, अन्य देश को भी हराया था। तो इस तरीके से हरा था ये जीतता हुआ, ठीक है। अब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, मैं क्लियर नहीं कह रहा हूँ, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जाते में उसकी मृत्यु 323 बीसी में हो गई, ये क्लियर है, बेबीलोन में। लेकिन बेबीलोन जो शहर है वो पूछेगा वर्तमान में किस देश से रिलेटेड है, तो इराक। याद रखना इराक, ये पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि राजा पोरस जब जाते में उनकी मृत्यु हो गई थी, सिकंदर 323 में, तो वो उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो एक तो आपसे पूछा जाएगा कहाँ हुई, तो एक तो आंसर याद रखना बेबीलोन। और अगर पूछ ले कि बेबीलोन का संबंध किस देश से है, तो याद रखना बेबीलोन का संबंध इराक से है। स्टूडेंट ये अच्छी तरीके से याद रखना, कई बार एग्जाम में सीधा सा सवाल पूछेगा कि कहाँ पर हुई, तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि बेबीलोन का संबंध कहाँ से है? इराक। अब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है इराक के किसी व्यक्ति ने मार दिया हो, सोचो, क्योंकि उसने पहले वहाँ पे ईरान को जीता, ईरान पे आक्रमण करा, फिर इराक पे आक्रमण किया, तभी तो यहाँ आए, फिर यहाँ से जाते में मारे गए। तो ये अंदाज़ लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि भाई इराकी न किसी ने मार दिया हो। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है, क्योंकि उससे पहले ये वहाँ लड़ाई करके आए थे, कौन? सिकंदर। तो सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी। सिकंदर कब भारत से लौटे? 325 बीसी। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 बीसी में। कहाँ हुई? बेबीलोन। और बेबीलोन का संबंध किस देश से है? इराक, ठीक है। अब भारत के संबंध में, जैसा कि सोनू अभी उलझ गए उस टॉपिक पर, महापदानंद बताने लगे, तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये हकीकती बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा जो समकालीन के थ्रू पूछेगा एग्जाम में। जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय मगध में किसका शासन था? सवाल ये आएगा। तो मगध में जो शासन था वो था नंदवंश का, एक तो ये क्लियर याद रखना। और नंदवंश में भी किसका था? घनानंद का। तो ये जो समकालीन वाले जो क्वेश्चन हैं ये एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। इसके बाद इनके जो सामान्य रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन पर ज़रा ध्यान दें। इनका जो जल सेनापति है वो निर्याकस था, थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर। इसके अलावा इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय, याद रखना, फिलिप सेकंड, कभी फिलिप ही याद रखें, कभी फर्स्ट सेकंड ना कर दे। तो फिलिप सेकंड इनके पिता का नाम था। हाँ, इनके गुरु का नाम अरस्तु था, जैसा कि मैं बता भी चुका, कल भी मैंने बताया। तो इनके जो कुछ बेसिक्स पॉइंट हैं वो अच्छी तरीके से याद रखने सिकंदर से रिलेटेड, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है अब समझ में आ जाना चाहिए। और लास्ट ये किस नदी से आगे नहीं बढ़ सके? व्यास नदी से। ये हाँ, जिसको उस समय किस नाम से जाना जाता था? बिपाशा, ठीक है। आदित्य, किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? व्यास नदी का ही, और इसी व्यास की बात चल रही है। तो स्टूडेंट इसे हमेशा लिंक करके याद रखिए जो ज़्यादा याद रहे। जैसे कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? व्यास नदी का नहीं है, ठीक है। और व्यास नदी का उल्लेख नहीं है, और व्यास नदी से ही कौन आगे नहीं बढ़ा था? सिकंदर। ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछेगा, इसे विशेष रूप से याद रखिए, ठीक है। अरे क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप 1-2 बार देखिए। मैंने इसमें वो सब चीज़ें बताने का प्रयास किया जो अधिकांश एग्जाम में आने वाली हैं, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन एकदम दिमाग में रखिए। हाँ, इसके साथ साथ 1-2 क्वेश्चन और बताना चाहूँगा जो बेहतर से हैं। सिकंदर ने कुछ नगरों की स्थापना भी की जब वो इस समय आया, क्योंकि 19 महीने वो भारत में रहा। अगर कभी पूछ ले कि सिकंदर कितने महीने भारत में रहा, लिख लेंगे 19 मंथ या 19 महीने। सिकंदर 19 महीने भारत में रहा। सभी ध्यान देंगे स्टूडेंट। अरे सिकंदर 19 महीने भारत में रहा, ठीक है। 19 महीने में उसने कुछ नगरों की स्थापना की।
तो एक नगर का नाम तो उसने अपने घोड़े के नाम पे रखा। सवाल बनेगा बहुत बढ़िया कि उसके घोड़े का क्या नाम था और घोड़े के नाम पर जो शहर रखा, शहर का नाम रखा या नगर का नाम रखा, उसका क्या नाम था। तो एक बार लिख सकते हैं कि सिकंदर के घोड़े का नाम, सिकंदर के घोड़े का नाम जो था वो था आपका ब्यूसेफिलस। लिख लें, ब्यूसेफिलस। सिकंदर के घोड़े का नाम ब्यूसेफिलस। वो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को आप लिखें। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? ब्यूसेफिलस। ब्यू, क्लियर, ब्यूसेफिलस, ठीक है। और उसी के लिख लें, उसी के नाम पर इन्होंने एक शहर का नाम ब्यूसेफेला रखा। लिख लें, मैं बताऊंगा, 1 मिनट पहले सुन लें, पहले इसे लिख लें। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम ब्यूसेफिलस और इसी के नाम पर उन्होंने एक नगर का नाम रखा। नगर का नाम जरूर लिख लें, ब्यूसेफेला। ब्यूसेफेला। ये दोनों क्वेश्चन आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जब सिकंदर और ईरानी पढ़ रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो अगर मैं अभी कहूँ कि आदित्य, सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? ब्यूसेफेलस। और सिकंदर के घोड़े के नाम पर जो सिकंदर ने नगर की स्थापना की उसका नाम ब्यूसेफेला, ठीक है। इस वो एक ही बात है, किसी में कुछ दे रखा किसी में कुछ, उसमें मत जाइए, ऑप्शन एक ही मिलेगा आपको, बिल्कुल स्पष्ट। इसके अलावा लिख लें कि एक अन्य नगर जिसका नाम निकेया रखा। लिख लें, एक अन्य नगर जिसका नाम निकेया रखा। निकेया, एक अन्य नगर जिसका नाम निकेया रखा, क्योंकि एग्जाम में मैं बताऊंगा आपसे क्या पूछा जाएगा। वो एग्जाम में ये देगा, दिए गए विकल्पों में से, ध्यान से सुनना, दिए गए विकल्पों में से किस नगर की स्थापना सिकंदर द्वारा नहीं की गई। बहुत ध्यान से सुनिए, और ऑप्शन होंगे आपके सामने, ब्यूसेफेला, निकेया, एक दे दिया जाएगा सिकंदरिया। सिकंदरिया तक खुद अपने ही नाम पर था, ठीक है। तो लास्ट ये भी लिख लें, इसके अलावा सिंध क्षेत्र में सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना की। सिकंदरिया लिख लें। इसके अलावा इन्होंने सिंध क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र में सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना की। मनीष, कौन कौन से नगर सिकंदर ने बसाए थे? पहला निकेया, दूसरा सिकंदरिया, वो तो उसी के नाम पर है, और तीसरा घोड़े के नाम पर ब्यूसेफेला। कहीं कहीं पे ब्यूकेफला बता रहे विक्रांत, कौन सा मिला? ब्यूकेफला, हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा इतना। बस आप समझ जाना कि अगर एग्जाम में आ जाए तो समझ जाना, मिलेगा एक ही है जी। अच्छा, तो देखिए, हाँ ये बेहतरीन सवाल है जो आदित्य बता रहे हैं, और थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ से एक बार मैं बता रहा हूँ, लास्ट चल रहा है इस समय हमारी इस सेक्शन का, बस इसे ध्यान से सुने। अगर वैसे वो घोड़े वाले को ज़्यादा पूछेगा कि सिकंदर ने अपने प्रिय घोड़े के नाम पर जिस शहर की स्थापना की उसका नाम ब्यूसेफेला, घोड़े का नाम ब्यूसेफेलस, वो पूछेगा किस नदी के तट पर की, ये भी पूछ ले तो लिख लें झेलम नदी। झेलम नदी, व्यास नदी नहीं, झेलम नदी। ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। किस नदी के तट पर की, तुम्हारी तरह ऐसे बताऊंगा तो बस झेलम नदी। लिख लिया सभी ने? तो ये कॉन्सेप्ट है जो मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया। मैं सभी स्टूडेंट से कहूँगा जो भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को 1-2 बार देखो। ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ मैं किसी अनुभव या तो इसे पूरा अनुभव कह दो, मेरा पूरा अनुभव झोंका है मैंने। अगर ये वीडियो में जो बताए गए पॉइंट हैं, ऐसे स्टूडेंट ऐसे पॉइंट हैं, आप विश्वास करिए जितने भी मिनट की वीडियो है, मुझे तो अभी मालूम भी नहीं है कितने मिनट की बनी है, लेकिन जितने मिनट की ये वीडियो है, अगर उतनी मिनट आप इसको देख गए और 1-2 बार देख लिया तो आपकी तो नौकरी लगनी तय है ही है।
आपके बच्चों की भी नौकरी लगेगी, जो आगे भविष्य में चलकर वो इस वीडियो को देखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।